Hello friends, good morning, good noon and good evening to each and all. Dear friends, in this video we are going to discuss about unit number 3, the third topic, that is tenses. In the previous video we have already discussed about the prepositions. Now this video discusses about the tenses. So before going to switch on this topic, I would like to repeat the things again that we have already discussed in previous videos. That as I told you that in any language, whether it is Hindi, Gujarati, English, Marathi, Urdu, in any language, if you just pay the attention at each and every word, you will come to know that each and every word has its own existence and its own identity. हर एक वर्ड का अपना खुद एक वजूद है, हर एक वर्ड की अपनी एक खुद आइडेंटिटी है. तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम स्पीच बोलते हैं. अगेन आई रिपीट, हियर आई डोंट मीन बाय द वर्ड स्पीच एज डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. मैं यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं या तो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को आप उठा करके देखिएगा, उसके अंदर से इसमें से कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई एलिमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा. जैसे कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions, interjections and articles. So there are total 9 elements और components are there. कुल मिलाकर के ये 9 components है, जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर इसमें से कम 2 या तो 3 कंपोनेंट जब एकजुट मिलते हैं तब जाकर के एक पूरा सेंटेंस बनता है. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल वेरी रोमांटिक सेंटेंस जैसे कि आई लव यू. ठीक है, ये सबसे छोटा सेंटेंस इंग्लिश में है. दूसरा, दिस इज अ पेन. बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में यहां ले रहा हूं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए. हालांकि ये जो टेंसेस है वो आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ करके आ रहे होंगे, लेकिन स्टिल यू में फेस प्रॉब्लम्स. शायद आपको अभी भी प्रॉब्लम होगा टेंस को समझ में, शायद कोई ना कोई आपको दिक्कत होगी. लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, अच्छी तरह से आप दिलो दिमाग में उतारोगे, तो आई होप कि आपको टेंसेस को समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेंटेंस है आई लव यू, ठीक है, सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर वी हैव ओनली 3 वर्ड्स. पूरे सेंटेंस के अंदर कुल मिलाकर के 3 ही वर्ड्स है. जैसे कि आई है, लव है और यू है. ठीक है, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं. दिस इज अ पेन. इस सेंटेंस के अंदर यू कैन फाइंड देयर आर 4 वर्ड्स. इसके अंदर 4 वर्ड्स है. तो हर एक वर्ड की अपनी एक आइडेंटिटी, हर एक वर्ड का अपना एक वजूद है. जैसे कि आई जो है यहां पे, तो आई इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा अगर आई की ओरिजिनल आइडेंटिटी देखी जाए तो आई जो है वो प्रोनाउन है. प्रोनाउन का मतलब होता है अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज किया जाए या तो नाउन की तरह जहां पे यूज किया जाए उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो प्रोनाउन भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं जो ज्यादा यूज में आने वाले जो प्रोनाउन है उसकी मैं बात करूं तो प्रोनाउन के अंदर वी हैव आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये सारे प्रोनाउन है. ठीक है, उसको छोड़ करके दिस, दैट, ये सारे भी प्रोनाउन है. लेकिन यहां पे आई प्रोनाउन है, लव जो है वो वर्ब है, और यू जो है अगेन वो ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक प्रोनाउन है. ठीक है, ये प्रोनाउन है. फिर नीचे देखते हैं दिस जो है वो भी प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. इज जो है वो भी वर्ब है. ऊपर वाले सेंटेंस में लव भी वर्ब था, यहां पे इज जो है वो भी वर्ब है, लेकिन वर्ब की अलग फॉर्म है.
वो मैं आगे आपको वीडियो में समझाता हूं। सॉरी। उसके बाद में आर्टिकल ए है और उसके बाद में पेन है। पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर दूसरी उसकी अगर आइडेंटिटी देखी जाए तो पेन जो है ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो एक नाउन भी है। अब नाउन के भी 5 प्रकार है, वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाते हैं। मैं बता दूं कि पेन जो है इट इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन के 5 प्रकार है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। कुल मिलाकर के ऐसे 5 नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्टिव और मटेरियल नाउन। ये 5 नाउन है। तो एज आई टोल्ड यू दैट किसी भी सेंटेंस के अंदर कम से कम 2 या तो 3 एलिमेंट इकट्ठा होता है, तभी जाकर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो ये जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसमें ये कंपोनेंट्स है, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स है उसमें से सबसे बहुत ही अहम जिसको बोलेंगे वो है वर्ब। क्योंकि जब तक आपको वर्ब समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी टेंस, कोई भी ग्रामर का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और आर्टिकल्स भी हमने आगे डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं पहले आपको वर्ब क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं और उसके बाद में हम टेंसेस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगाज करते हैं टॉपिक वर्ब के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू, पहले तो ये होता है कि वर्ब है क्या, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब की सीधी सादी अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, समझना हो, तो वी कैन से दैट वर्ब इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन। बहुत ही सिंपल तरीके में समझना हो तो वर्ब इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि वर्ड वो ऐसा है, वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य या तो क्रिया या तो गति को दर्शाता हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ईट का मतलब होता है खाना, सी का मतलब होता है देखना। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा सीधा सिंपल से आपको समझना हो तो कोई भी वर्ड अगर उसकी आप हिंदी ट्रांसलेशन करो तो पीछे ना ऐसा वर्ड आता हो, मोस्ट प्रोबेबली, हर जगह पे नहीं लेकिन मेरे खुद का निकाला हुआ ये रूल है, अगर उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करो और लास्ट में ना अगर वर्ड आता हो तो वो सारे के सारे वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट वर्ब ही होंगे। जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना, फैलना, कूदना, ये जितना भी है वो सारे के सारे वर्ब है। देखो ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि पीना, पीने की एक्शन है। ईट, ईट का मतलब खाना, खाना, खाना खाना वो एक क्रिया है। सी यानी कि देखना, देखने की क्रिया है। स्पीक यानी बोलना, बोलने की क्रिया है। लिसन यानी कि सुनना, सुनने की क्रिया है। उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस के अंदर लास्ट वर्ड, आई मीन टू से किसी भी वर्ड का अगर आप ट्रांसलेशन करो और उसका लास्ट लेटर अगर ना है, अगर वो वर्ड कोई क्रिया दर्शाता हो, क्रिया सूचित करता हो, तो उसे हम वर्ब बोलेंगे। अगर गुजराती में समझना हो, गुजराती स्टूडेंट के लिए, साहब જે શબ્દનો આપણે ગુજરાતી કરીએ અને ગુજરાતી કરતા જે શબ્દની પાછળ વુ શબ્દ આવતો હોય, વુ, અને એક શબ્દ ક્રિયા દર્શાવતો હોય તો એને આપણે ક્રિયાપદ એટલે કે વર્બ કહેવાય। જેમ કે ડ્રિંક, એટ, સેટ, સી, લિસન, આ બધા જ શબ્દો છે, ખાવું, પીવું, દોડવું, રમવું, કૂદવું, નાચવું, ગાવું, આ બધા જે શબ્દો પાછળ તમે જો, એટ એટલે ખાવું, ડ્રિંક એટલે પીવું, સી એટલે જોવું, લિસન એટલે સાંભળવું, વોચ એટલે જોવું, આ બધા જે શબ્દો છે સાહેબ એનું ગુજરાતી કરો એટલે પાછળ તમને શબ્દમાં વુ અક્ષર જોવા મળશે। તો આ બધા જ શબ્દો વુ થી એન્ડ થાય છે અને સાથે સાથે આ શબ્દો બધા જ ગતિ બતાવે છે, કોઈને કોઈ ક્રિયા બતાવે। જેમ કે ઈટ એટલે ખાવું તો ખાવાની ક્રિયા છે, ડ્રિંક એટલે પીવું તો પીવાની ક્રિયા છે, સી એટલે જોવું તો જોવાની ક્રિયા છે। સો ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, I suppose that, I hope that the definition about or of verb is very much clear with you people। आपको वर्ब की डेफिनेशन शायद दिमाग में उतर गई होगी। इसके अलावा भी वर्ब बहुत सारे होते हैं। ये मेन वर्ब की मैंने बात की कि मेन वर्ब को अगर आपको पकड़ना हो तो
आपको उसका ट्रांसलेशन करना है और हिंदी में आपको लास्ट लेटर देखना है ना और गुजराती में आपको लास्ट लेटर देखना है वू। अगर वो वर्ड कोई ना कोई क्रिया सूचित करता हो तो उसे हम वर्ब बोलेंगे। मैं बताऊं आपको कि वर्ब जो है, वर्ब को हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इज अ हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगेन, वर्ब इज अ HEART, हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, हमें चेकअप करते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, चेकअप के अंदर सबसे पहले वो अपना थेटोस्कोप निकालते हैं और तुरंत ही थेटोस्कोप हमारे सीधे दिल पे रख देते हैं, हार्ट पे रख देते हैं। चाहे आपको छोटी बीमारी हो, चाहे कोरोना जैसी बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जो है अपने थेटोस्कोप को हार्ट से लगाते हैं, हार्ट बीट को वो सुनते हैं। तो हार्ट को समझ करके, हार्ट की गति को देख करके, हार्ट बीट को सुन के वो अंदाजा लगाते हैं कि ये इंसान को क्या प्रॉब्लम है, ये इंसान को क्या डिसीज हो सकती है। उसी प्रकार अगर आपको वर्ब को पकड़ना हो, समझना हो, तो वर्ब जो है इट इज अ हार्ट। और वर्ब सेंटेंस का अगर आपको टेंस समझना हो तो टेंस समझने के लिए आपको वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने वर्ब को पकड़ लिया तो आप सेंटेंस कौन से टेंस का वो तुरंत ही पता लगा पाओगे। तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बात मैं कर रहा था वर्ब की। आइए वर्ब को देखते हैं, वर्ब क्या आगाज करता है। तो पहले तो वर्ब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ वर्ब के प्रकार कितने हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखो, आप बचपन से, स्कूल से लेकर के यहाँ कॉलेज तक आपने ग्रामर बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ा होगा, अलग अलग किताबों में भी आपने पढ़ा होगा या तो देखा होगा, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक कोशिश है कि ये कंफ्यूजन सारे आपको दूर हो जाए और आपको तुरंत ही समझ में आ जाए कि वर्ब क्या है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, टेंसेस कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम, तो मैं 5th स्टैंडर्ड तक तो आई डिडंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश अल्फाबेट ABCD। मुझे तो 5th स्टैंडर्ड तक ABCD भी नहीं आ रही थी। तो आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माई स्कूलिंग। तो मैंने स्कूलिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था, जब भी कोई टीचर हमारे इंग्लिश के आते और टेंसेस पढ़ाने की शुरुआत करते और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आता, उसके अंदर सर एक ही सेंटेंस गुजराती के अंदर बोलते रहते बार बार, और सेंटेंस कुछ इस प्रकार होता, वाक्य सादा वर्तमान काળનું હોય અને એનો કર્તા ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો ક્રિયાપદની પાછળ SKES લાગે। ऐसा बोल के फिर आगे समझाते थे, प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, बीजो पुरुष एक वचन बहुवचन, त्रीजो पुरुष एक वचन बहुवचन। सो मैनी टाइम्स आई हैड क्वेश्चन इन माय माइंड कि यहाँ पे टीचर, यहाँ के सर या तो मैडम बार बार एक ही बार बोल रहे हैं कि त्रीजो पुरुष एक वचन बहुवचन, बीजो पुरुष एक वचन बहुवचन, पहलो पुरुष एक वचन बहुवचन। तो इंग्लिश के अंदर सिर्फ पुरुष ही आते हैं, लेडीज नहीं आती होगी, और 1 2 3 ही है दुनिया के अंदर, उसके आगे कोई पुरुष ही नहीं है। ऐसा मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कभी टीचर बन जाऊंगा तो मैं कुछ इस प्रकार टीचिंग करूंगा कि बच्चों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये मेरा एक महज एक कोशिश है मेरी कि आपको ये दिलो दिमाग में उतर जाए। तो आइए वर्ब को देखते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से, अगर इस स्टेप से अगर पढ़ा जाए तो आपको जो वर्ब की या तो टेंस की जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगाज करते हैं। वर्ब के प्रकार कितने हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, बहुत सारे प्रकार है। सबसे पहले तो मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब ईट, ड्रिंक, प्ले, वो मैंने अभी हिंदी में गुजराती में बताया, खाना पीना, दौड़ना, नाचना, ये सारी चीजें मेन वर्ब में आती है। उसके बाद में वर्ब ऑफ टू बी, उसके बाद में वर्ब ऑफ टू डू, उसके बाद में वर्ब ऑफ टू हैव, उसके बाद में है मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद में है परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म MA करके लिखा हुआ है, और लास्ट में है कॉजल वर्ब। ठीक है, अब हर एक की मैं आपको हिंदी गुजराती समझाता हूं। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रियापद। टू बी का मतलब होता है, टू बी के अलग अलग क्रियापद होते हैं जो कि टेंस के हिसाब से लगते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। टू डू का मतलब होता है, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है और वो भी टेंस के हिसाब से टू डू के वर्ब लगते हैं। टू हैव जो है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है,
और वो भी टेंस के हिसाब से लगते हैं। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरीज हमने कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे कॉजल वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में है परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। यू माइट हैव स्टडीड दिस परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज इन योर हायर सेकेंडरी 11th-12th में शायद आपने पढ़ा होगा। ये है तो मॉडल ऑक्सिलरीज ही, लेकिन उसके आगे परफेक्ट वर्ड लगाया गया है। मतलब कि इट माइट हैव हैपेंड, अगर ऐसा कुछ कहना हो तो माइट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, और उसके बाद में हैव हैपेंड जो लगाया है तो उसके बाद में हैव भी लगता है और उसके बाद में V3 भी लगता है। अब V3 क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। और कॉजल वर्ब ऐसे वर्ब्स है दोस्तों, अगर ये आपको समझ में नहीं आया या तो इसका आपने ढंग से प्रयोग नहीं किया तो सेंटेंस पूरा बन ही नहीं सकता। अगर बन भी गया तो उसकी कई बार मीनिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि कोई सेंटेंस हो, मेरी माताजी ने मेरी शादी करवाई, ये सेंटेंस है। अगर इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, सोचने जैसी बात है। आप एक बार सोचो मन में और सोचो कि आपने जो सोचा है वो क्या सही हो रहा है कि नहीं। मेरी माताजी ने मेरी शादी करवाई, મારી મમ્મીએ મારા લગ્ન કરાવડાવ્યા। સાહેબ આનું ઇંગ્લિશ કરવાનું વિચારો 1 મિનિટ। चलो मैं बताता हूं। माय मदर गॉट मी मैरिड। माय मदर गॉट मी मैरिड मतलब कि मेरी माताजी ने मेरी शादी करवाई। तो दोस्तों यहां पे जो गॉट लगा है वो गॉट जो है वो कॉजल वर्ब का काम कर रहा है। तो कॉजल वर्ब जो होते हैं वो उसकी अगर हिंदी गुजराती करें तो वो होते हैं प्रेरणादायक क्रियापद। ठीक है, तो एज फार एज टेंस इज कंसर्न, अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये सारे डिटेल में नहीं देखेंगे, जितने काम के वो देख लेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज तो खैर हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज आपके सिलेबस में है नहीं, कॉजल वर्ब भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो बाकी बचे ये वर्ब्स, तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मेन वर्ब, अब मेन वर्ब के अंदर भी 3 प्रकार के मेन वर्ब है, V1, V2 और V3। या तो V3 को आप PP भी बोल सकते हो। अब PP का मतलब क्या है, PP यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं बताऊं कि V1, V2, V3 है क्या। V1 है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, V2 है वो पास्ट टेंस में लगता है, और V3 जो है वो फ्यूचर में नहीं लगता है। गलती मत करना, V1 जो है अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, V1 प्रेजेंट टेंस में लगता है, V2 पास्ट टेंस में लगता है, V3 या तो PP जो है उसके वो फ्यूचर में नहीं लगता है, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग है, वो मैं आगे आएगा तो बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस उसके अंदर लगता है। उसके अलावा अगर कोई परफेक्ट टेंस है, किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर लगता है, या तो अगर कोई हैविंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स है या तो हैविंग वाला कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर मॉडल V3 यानी कि PP लगता है। मैंने जगह के हिसाब से ये सेट किया हुआ है, लेकिन आगे वीडियो में आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप डिटेल में जाओ, मेन वर्ब का मैंने अभी आपको बताया कि V1, V2, V3 है, लेकिन इसकी भी अगर आप डीप में जाओ तो मैं आपको बताऊं कि उसके कितने कितने प्रकार है। V1, चलो टेबल ही बना के एक्सप्लेन करता हूं। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 या तो P.P यानी कि पास्ट पार्टिसिपल।
अब V1 में अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि गो है, वेंट है, गॉन। ठीक है, एक प्रकार यह होता है कि तीनों के अंदर V1, V2, V3 अलग अलग लगते हैं, गो, वेंट, गॉन। कोई कोई वर्ब ऐसा है जिसके V2 और V3 सेम रहते हैं, जैसे कि PLAY, प्ले, प्लेट, प्लेट। इसके देखो V2 और V3 अलग हो गए। कोई सेंटेंस यानी कि कोई वर्ब ऐसा है जिसके V1 और V3 सेम रहते हैं, जैसे कि COME, कम, केम, फिर से कम। ठीक है, ये V1, V2 और V3 इनके अलग होते हैं। कोई वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों में फॉर्म सेम ही रहती है, जैसे कि CUT, कट, कट, कट। ठीक है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। ये तीनों के तीनों फॉर्म सेम ही चलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, चाहे उसकी V3 बनानी हो। कोई वर्ब ऐसे हैं लिखने में या दिखने में तो वो सेम लगते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, जैसे कि READ, रीड। ठीक है, रीड का मतलब पढ़ना। V1 उसका रीड होता है, V2 की अगर स्पेलिंग देखे तो रीड ही होती है, V3 में भी अगर स्पेलिंग देखे तो READ, रीड ही होती है, लेकिन इनके दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर वर्तमान में बोलना है तो ही रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली, वो हर रोज अखबार पढ़ता है। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली, वो हर रोज अखबार पढ़ता है। अगर मुझे बोलना हो कि उसने कल अखबार पढ़ा था, ही रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे, पास्ट टेंस में लिखूं ही रेड अ न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो यहां पे जो रीड है उसकी प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं होगी, रेड होगी। अगर ये सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चले कि यहां पे रीड बोलना है कि रेड बोलना है, तो यहां पे आप यस्टरडे वर्ड को देखोगे तो देख के आपको पता चल जाएगा कि यहां पे उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें पास्ट टेंस की करनी है, तो पास्ट टेंस में उसकी प्रोनाउंसिएशन रीड होती है। अगर आपको V3 बनाना हो, और न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसके अंदर भी इसकी जो फॉर्म है वो हो गई V3 और इसके अंदर उसकी फॉर्म है V2 की। तो यहां पे दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो मेन वर्ब होते हैं, ये 3 प्रकार के मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब के 3 प्रकार है। एक मिनट, V1, V2 और V3, या तो उसको PP भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके अंदर इतने प्रकार के मेन वर्ब होते हैं। एक तीनों के तीनों अलग होते हैं जिसको इररेगुलर बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन। एक ऐसे होते हैं कि जो V2 और V3 दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। एक ऐसे होते हैं जिसके V1 और V3 सेम होते हैं, सिर्फ V2 चेंज होता है, कम, केम, कम। एक ऐसे होते हैं कि जिनके तीनों के तीनों सेम ही रहते हैं, देखने में भी, पढ़ने में भी और सुनने में भी, कट, कट, कट। और एक वर्ब ऐसा है जिसकी स्पेलिंग तो सेम रहती है, देखने में सेम लगता है, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वो टेंस के हिसाब से उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो ये हो गए मेन वर्ब ये वाले, V1, V2 और V3। चलिए अब आते हैं टू बी के फॉर्म पे। अब टू बी के जो फॉर्म है वो टेंस के हिसाब से चेंज होंगे, जैसे कि टू बी के प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के अलग अलग है। हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा था, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो इज है वो वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है।
अगर आप इज की ट्रांसलेशन करके देखिए या तो इसको ऐसे भी समझिए, तो इज जो है वो कोई गति नहीं दर्शा रहा है। दिस इज अ पेन, ये कलम है, ठीक है। तो ये मौजूदगी बता रहा है नहीं है, था, ऐसा कुछ बताना हो तो टू बी के फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इज जो है वो इज प्रेजेंट टेंस की टू बी की फॉर्म है, ठीक है। तो टू बी के फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अलग अलग है। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास तीन है, एम, इज, आर। पास्ट के अंदर दो है, वॉज, वर। फ्यूचर के अंदर दो है, सेल और विल। वो आगे हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। टू डू के वर्ब भी टेंस के हिसाब से चलेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर टेंस के अंदर टू डू के वर्ब नहीं लगते। मोस्ट प्रोबेबली टू डू जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही होते हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर ये टू डू के वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह हो सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब में नहीं होगा, तो हम फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग टू डू का नहीं करेंगे। टू हैव प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट के अंदर हैव एज, पास्ट के अंदर डिड और फ्यूचर के अंदर शैल हैव या तो विल हैव, ठीक है। तो आइए हम आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो टेंस को समझते हैं पहले, उसके बाद में वो वर्ब फॉर्म जहां से अटके थे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको ये थोड़ा बहुत अगर प्राइमरी आइडिया अगर आपके माइंड में है, देन इट वुड हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द टेंसेस। इसलिए आपको टेंसेस समझना जरूरी हो जाएगा। जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप टेंस को नहीं समझ पाओगे। इफ यू टॉक अबाउट टेंसेस, देयर आर टोटल 3 टेंसेस। देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये टेंस के मेन टाइप है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी अतीत यानी भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। अब तीनों टेंसेस के 4 सब टेंसेस बनते हैं। अगेन आई रिपीट, तीनों टेंसेस के 4 सब टेंसेस बनते हैं। जैसे कि कौन कौन से सब टेंसेस है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस परफेक्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने टेंसेस हो गए? 3 मेन टेंसेस और 4 सब टेंसेस। कुल मिलाकर के वी हैव 12 टेंसेस। कुल मिलाकर के हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 12 टेंसेस है तो लेट्स डिस्कस। पहले तो प्रेजेंट टेंस में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंस में आते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ये लास्ट वाला जो है उसको आगे पीछे बोल सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं और कंटिन्यूअस परफेक्ट भी बोल सकते हैं। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे 12 टेंसेस होते हैं। तो ये टेंसेस को समझने से पहले उसकी जो प्राइमरी जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सिंपल सा सेंटेंस यहां पे लिखा था मैंने, आई लव यू वाला, तो उसमें आपको बताया था कि आई है वो सब्जेक्ट है, वी है वो वर्ब है और ओ जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस को कैरी करता है। अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो सब्जेक्ट का मतलब यहां पे होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है वो खुद ही कुछ काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीज बन रही है, हो रही है, जिसके साथ हो रही है, वो सारे ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जिसको हम कर्ता, क्रियापद और
कर्म बोलेंगे, ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रियापद, सॉरी। तो इस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है, लव है वो वर्ब है, यू है वो ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दिस जो है वो सब्जेक्ट है, इस है वो वर्ब है, और अ पेन जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सब्जेक्ट्स। कॉमन सब्जेक्ट्स के अंदर तो पहले तो सारे के सारे प्रोनाउन आ जाएंगे, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स। और उसके अलावा इट के साथ में किसी भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब है किसी इंसान का नाम, जैसे कि मैं लिख दूं कोई लड़की का नाम राधा, किसी का नाम मैंने लिख दिया कृष्णा, ठीक है, लड़का या तो लड़की का नाम, या तो जैसे कि एनिमल कॉमन नाउन भी हो सकता है, मैं लिख दूं CAT कैट, वो भी एनिमल हो गया, TABLE टेबल, BIRD बर्ड, ऐसे कोई भी सिंगुलर में हो वो सारे के सारे इसके अंदर सब्जेक्ट में आते हैं। प्लूरल नाउन का मतलब किसी की भी प्लूरल फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिखा था CAT कैट, कैट्स यहां पे आ सकता है, एनिमल्स, एनिमल्स BIRDS बर्ड्स, टेबल्स, ठीक है, राम एंड सीता। तो ये जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल नाउन है, तो ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। अगेन आई रिपीट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स। उसके बाद में है वर्ब ऑफ टू बी। तो टू बी का यहां पे मैंने आपको चार्ट में समझाया था, कहां गया, या इन दिस चार्ट आई हैव एक्सप्लेन यू दैट टू बी जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में होते हैं। और तीनों टेंस में कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं। वी हैव प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर वी हैव एम, इज, आर, पास्ट के अंदर है वॉज, वर, फ्यूचर के अंदर है शैल, विल। अब मैं यहां पे ये डिटेल में नहीं समझाता हूं कि एम, इज, आर कहां पे लगते हैं। आई सपोज कि इट इज वेरी मच क्लियर विथ यू पीपल, आपको मालूम ही होगा कि एम, इज, आर कहां कैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद में है वर्ब ऑफ टू हैव, उसके अंदर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगता है। प्रेजेंट के अंदर वी हैव और हैज, पास्ट के अंदर है हैड, और फ्यूचर के अंदर है शैल हैव और विल हैव। देखो बच्चों को यहां पे हैव और हैज के अंदर गलती लोग कर देते हैं कि हैव कहां लगाना है, हैज कहां पे लगाना है। तो ये सारे जितने भी ये वर्ब है टू बी के, टू हैव के या तो टू डू के, ये सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो चलो इसके बाद में एक चार्ट बना के आपको समझा देता हूं, तो आपको सिंपल हो जाएगा कि कहां पे क्या कुछ लगाना है। तो हैव का मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं टू डू के वर्ब पे। अब टू डू जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, सो प्लीज पे अटेंशन यार, बहुत इत्मीनान से गौर से आप मुझे सुनिएगा। टू डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, उसको ड्यूअल वर्ब भी कहा जाता है। और डू एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि जो मेन वर्ब के अंदर भी आता है। डू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेन वर्ब। दोस्तों ये मेन वर्ब भी है, डू, डिड और डन, ये भी हो सकता है, मेन वर्ब की तरह भी हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने मेरा काम खुद ही किया, ठीक है। प्लीज डू दिस, मेहरबानी करके ये काम कीजिए। तो डू जो है वो मेन वर्ब भी है, लेकिन यहां पे हम मेन वर्ब की तरह हम नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस डू एज अ मेन वर्ब, बट यस वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ब ऑफ टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ ड्यूअल वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंदर टू डू के वर्ब है आई डू, सॉरी प्रेजेंट टेंस में आपको मिलेगा डू और डस। पास्ट के अंदर एक ही है डिड, और फ्यूचर में तो लगता ही नहीं। मैंने आपको आगे भी बताया था, इस चार्ट के अंदर भी मैंने क्रॉस लगा करके आपको समझाया कि टू डू के जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चार्ट बना के एक्सप्लेन कर देता हूं।
I, we, you, he, she, it, और सिंगुलर नाउन। दे के साथ में प्लूरल नाउन। यहां पे वर्ब कौन सा लगेगा? टू बी, टू हैव और टू डू। ठीक है, टू बी का आई के साथ एम लगेगा। टू बी के अंदर वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ भी आर लगेगा। ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाउन हो उसके आगे इज लगेगा और यहां पे आर लगेगा। टू हैव में आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, हैज और हैव। डू के अंदर आई के साथ में डू लगेगा, वी के साथ में डू लगेगा, यू के साथ में भी डू लगेगा। ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाउन के आगे डज लगेगा और यहां पे आपको डू लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कहां पे क्या कुछ लगेगा। एक स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो आप निकाल लो। ओके, ओके, तो यहां पे आपको ध्यान में यह रहे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा वर्ब लगाना है। टू डू का, टू बी का, टू हैव का। ठीक है, तो ये एक याद रखने के लिए डू के लिए मैंने एक खुद से एक नियम बनाया हुआ है याद रखने के लिए। ठीक है, गुजराती वाले बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने खुद का एक रूल निकाला हुआ है। डू को याद रखना हो तो कहां डू लगेगा, कहां पे डज लगेगा। सीधा सा एक ही सेंटेंस है, आई डू, वी डू, यू डू, गधेड़ू। ठीक है, गुजराती में एक वर्ड है गधेड़ू यानी कि गधा। अब देखो याद क्या करना है, आई डू, वी डू, यू डू, गधेड़ू, उसके अलावा सारे में डज लगेगा। तो अब डज को एक ही में लगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में। ठीक है, अगेन आई रिपीट, आई डू, वी डू, यू डू, गधेड़ू। अब गधेड़ू क्या है, जैसे कि इंग्लिश के अंदर कोई साइलेंट वर्ड होता है उसी प्रकार समझने के लिए यहां पे हमने साइलेंट कर देना है। आई डू, आई के साथ में डू, वी डू, वी के साथ में डू, यू डू, यू के साथ में डू और गधेड़ू, तो ग को साइलेंट कर दो। फिर देखो ग साइलेंट, दे डू, बाकी सारे जगहों पे डज लगेगा। ये मैंने एक शॉर्ट तरीका निकाला हुआ है। खैर आपको जैसे भी याद रहे, लेकिन ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो आपको प्राइमरी नॉलेज है ये सारी चीजों का, अगर ये नॉलेज है तभी जाकर के आपको टेंस समझ में आएंगे, वरना आपको टेंस समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम पूरा टेंस चालू शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो, तो टू बी, टू हैव तो ठीक है, सिंपल है, लेकिन मैंने अभी बताया कि टू डू के जो वर्ब है वो वेरी मच टेक्निकल। टू डू के जो वर्ब है वो बहुत ही टेक्निकल है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसका यूसेज कहां पे होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब ऑफ टू डू। अगेन आई रिपीट, वर्ब ऑफ टू डू। मैं टू डू के वर्ब की बात कर रहा हूं। टू डू के वर्ब की उपयोग कहां पे और कैसे होती है। तो सबसे पहला उसके दो यूसेजेस है। नंबर वन, द फर्स्ट यूसेज ये है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। मतलब कि ये कि अगर आपको सेंटेंस को
नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला बनाना हो, या तो इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव का मतलब ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस का टाइप है जो नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसको चाय पानी के लिए पूछते हैं, तो जनरली हम क्या पूछते हैं, आप क्या लोगे, चाय या कॉफी। ठीक है, अगर हम किसी को यही पूछ ले ऐसे ही कि आप चाय नहीं पीते हो, तो देखो प्रश्न भी पूछ लिया और ना भी बोल दी कि आप चाय नहीं पीते हो, तो प्रश्न पूछा इसलिए इंट्रोगेटिव और ना बोल दिया इसलिए नेगेटिव, तो दोनों का कंबाइन करके एक टाइप बनता है सेंटेंस का इंट्रो नेगेटिव। दोस्तों आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सेंटेंस के भी 4 प्रकार है। ठीक है, एक जो है असर्टिव, इसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, STATEMENT स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक प्रकार होता है, सीधा सीधा सेंटेंस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि वो ऊपर वाले एग्जांपल थे, आई लव यू, दिस इज अ पेन, ये सारे असर्टिव सेंटेंस है। आई नो इंग्लिश, असर्टिव। फिर दूसरे होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नो वाले। डू यू, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ही विल नॉट कम, वो कल नहीं आने वाला है, तो नेगेटिव हो गया। आई डोंट कम, मैं नहीं आऊंगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, तो ये नेगेटिव वाले हो गए। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब दोस्तों होता है प्रश्नार्थ वाक्य। ठीक है, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, जैसे कि डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, विच लैंग्वेज डू यू नो, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और एक होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ ये सेंटेंस खत्म होता है। नेगेटिव भी जो है वो वाक्य के अंदर नो या तो नॉट कहीं ना कहीं आएगा और साथ में फुल पॉइंट आएगा, इसके साथ सेंटेंस खत्म होता है। इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस खत्म होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं नो या तो नॉट या तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में क्वेश्चन मार्क लास्ट में और सेंटेंस खत्म। तो ये सेंटेंस के 4 प्रकार है। अगेन आई रिपीट, टू डू का प्रयोग कहां करना है, तो नंबर 1 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में टू डू के क्रियापद का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, अभी आप ये ध्यान रखिए, वेयर कैन वी यूज the verb of to do. So the first rule is, if you want to make the sentence negative, interrogative or intronegative. Second usage is, if there is no any verb of to be or model auxiliaries. To be या तो model auxiliaries के कोई verb ही ना हो, तब जाकर के to do के क्रियापद का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो वाला ही सेंटेंस लिखते हैं, आई लव, एक मिनट, आई लव यू। ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, मतलब कि सीधा साधा विधान वाक्य है, हकार वाक्य है। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो चलो दोस्तों इसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं कैसे नेगेटिव बनाऊंगा, आई डू नॉट लव यू। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोनेगेटिव करना हो तो उसके अंदर टू डू के क्रियापद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने डू लगाया। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे टू डू के तो इतने सारे वर्ब है, मतलब कि डू के डू भी है और डज भी है, और पास्ट टेंस के अंदर डिड भी होता है। ठीक है, तो देखो जहां पे एक ही है वहां पे तो सारी जगहों पे पास्ट टेंस के अंदर तो एक ही लगेगा। यहां पे मैंने टेंस हालांकि नहीं लगाए हैं, अगर टेंस लगाना हो तो यहां पे हम अलग अलग टेंस के हिसाब से
लगा सकते हैं। यहां पे चलो मैं कर ही देता हूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट। प्रेजेंट हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता ये रहा था कि टू बी, टू डू, टू हैव के जो वर्ब है वो कुछ इस प्रकार लगेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि टू डू के अंदर मैं सवाल ये कर रहा था कि हमें प्रश्न ये होता है कि आई के साथ में डू ही क्यों लगा और डू कैसे लगा। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि देखो आई के साथ में टू डू के क्रियापद मैंने लगाए हुए हैं। आई के साथ में डू लगता है, वी के साथ भी डू लगता है, यू के साथ भी डू लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के आगे डज लगता है और दे प्लूरल नाउन के आगे डू लगता है। और याद रखने के लिए मैंने आपको गुजराती में एक तरीका बताया था, आई डू, वी डू, यू डू और गधेड़ू, तो हर जगह पे डू लगेगा, बाकी के जगह पे डज लगेगा। तो यहां पे आई लव यू जो था वो असर्टिव सेंटेंस था, उसका नेगेटिव करने के लिए मुझे डू लगाना पड़ा। और यहां पे डू क्यों लगा? क्योंकि दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो पहले हमें देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर टू डू के कौन से वर्ब आते हैं। तो ये रहा टू डू और प्रेजेंट टेंस ये रहा। प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज दो है। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये तो तय हो गया कि जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट टेंस का है। अब दूसरा सवाल कि प्रेजेंट टेंस के अंदर तो टू डू के दो वर्ब है, डू भी है और डज भी है, तो कहां पे डू लगाना है, कहां पे डज लगाना है? तो उसके लिए सिंपल सा रूल, आई डू, वी डू, यू डू, गधेड़ू, बाकी हर जगह पे डज, तो आई के साथ में डू लगेगा। और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा कि कहां पे क्या लगाना है। ठीक है, ये एकदम प्राइमरी नॉलेज है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से निकाल लो तो आपको पता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें क्या कब लगाना है और कौन से टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ये रूल होगा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव या तो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब टू डू की प्रयोग करते हैं, और या तो सेंटेंस में कब कोई टू बी के वर्ब या तो मॉडल ऑक्सिलरीज ना हो तो। ठीक है, इसका हमें नेगेटिव करना था इसलिए हमने टू डू का क्रियापद किया। अब यहां पे कुछ रूल्स और भी है। ऐसे ही सीधा सीधा हम टू डू के क्रियापद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टू डू के क्रियापद का अगर प्रयोग करना है तो कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? नंबर 1, पहला तो रूल ये है कि टू डू का जो क्रियापद है उसका प्रयोग कैसे करेंगे। द फर्स्ट रूल इज दैट द वर्ब ऑफ टू डू इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पहला ये शर्त है कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि इस सेंटेंस में आप देखिए सब्जेक्ट जो है वो आई है और इस सेंटेंस का जो टाइप है वो टाइप है प्रेजेंट टेंस, मतलब कि ये टेंस उसका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये तय हो गया प्रेजेंट टेंस है और उसका प्रोनाउन आई है या तो सब्जेक्ट आई है, तो उसके हिसाब से ये तय हो गया कि यहां पे डू लगेगा। ठीक है, दूसरा रूल, वंस इफ द वर्ब ऑफ टू डू इज यूज्ड, मतलब कि सेंटेंस के अंदर एक बार अगर टू डू का प्रयोग हो गया इन अ सेंटेंस देन वी हैव टू इंसर्ट V1, मतलब कि V1 ही लगाना पड़ेगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि चलो यही सेंटेंस को अलग तरीके से लिखते हैं। राधा loves
मोहन। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, राधा लव्स मोहन, राधा मोहन से प्यार करती है, यह प्रेजेंट टेंस है। अब इसका मुझे नेगेटिव करना है, तो यह बात तय होगी कि नेगेटिव बनाना हो या तो इंट्रोनेगेटिव बनाना हो, तो उसके अंदर हमें टू डू के वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि उसका प्रयोग सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट और उसके टेंस के हिसाब से होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट द वर्ब ऑफ टू डू इज यूज्ड, द वर्ब ऑफ to do is used according to the subject and the tense of the sentence। तो tense present है और subject यहां पे राधा है, तो राधा जो है वो TPS है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पे आप देख सकते हो सिंगुलर नाउन है, तो नाउन के साथ में टू डू की कौन सी वर्ब लगेगी, डज लगेगी। ठीक है, टू डू का वर्ब प्रेजेंट टेंस और ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पे आप देखो चार्ट के अंदर डज लगाया है। तो ये बात तो तय होगी कि डू ही लगेगा, लेकिन डू के अंदर यहां पे डज लगेगा। बनाना है हमें नेगेटिव, राधा के साथ डज लगेगा। राधा डज नॉट लव मोहन, राधा मोहन से प्यार नहीं करती है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां पे आप देखो कि क्या चेंज आपने देखा, तो यहां पे देखो लव्स था, इस सेंटेंस के अंदर हमने लव्स किया था क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। अब नेगेटिव जब बनाते हैं तो उसके अंदर डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। राधा डज नॉट, नेगेटिव था इसलिए नॉट लगाया, डज नॉट यहां पे लव हो गया। देखिए ऊपर के सेंटेंस में लव्स था तो यहां पे लव हो गया। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। He watched a movie yesterday. He watched a movie yesterday. कल उन्होंने फिल्म देखी थी। ठीक है, तो यहां पे yesterday से यह तय होता है कि नेगेटिव ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह पता चलता है यस्टरडे से कि ये जो टेंस है वो पास्ट टेंस है। अब हमें देखना है कि उसका हमें करना है नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने बताया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोनेगेटिव बनाना हो तो हमें टू डू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये बात यहाँ पे चार्ट में आकर के देखिए, टू डू के ये रहे वर्ब, उसके अंदर पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के अंदर तो एक ही है डिड, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो डिड ही लगता है। ठीक है, तो ये तय हो गया। अब इसका हमें नेगेटिव करना है, तो पहले तो कर देंगे ही डिड, नेगेटिव इसलिए नॉट। अब ध्यान रहे ही डिड नॉट WATCH वॉच अ MOVIE मूवी यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब यहां पे देखिए क्या आपने चेंज पाया, तो यहां पे वॉच्ड था तो यहां पे वॉच हो गया। ठीक है, यहां पे लव्स था तो यहां पे लव हो गया, तो ये जो था V1 हो गया। यहां पे ऊपर के सेंटेंस में V2 था तो वहां भी हमने V1 कर दिया। मतलब कि ये कि दूसरा रूल देखो कि वंस इफ द वर्ब ऑफ टू डू इज यूज्ड, सेंटेंस के अंदर अगर एक बार टू डू का वर्ब का प्रयोग हो जाता है उसके बाद में हमें V1 ही लगाना पड़ता है, चाहे वो टेंस किसी भी, मतलब कि दिया हुआ सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसके अंदर मेन वर्ब ही हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो से हम टेंस को अच्छी तरह से देखेंगे। आई होप दैट ये जो पूरी हमने जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको दी वो आपको 2-3-4 बार आपको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्राइमरी बेसिक नॉलेज
regarding subject and to be, to do, to have verb, then you will not understand or you cannot understand the entire tenses. पूरा tenses आपको समझ में नहीं आएगा. आई होप कि ये जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.